एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग एक समान है, तो इसमें लीनियर मोमेंटम इज इक्वल, ये दिया है, मुख्य पॉइंट है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल, रेखीय संवेग जो है एक समान है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल इसके लिए तो कह रहा है कि बोथ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट, लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट, लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट, तो इसमें मोमेंटम समान है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए। काइनेटिक एनर्जी जो है ये आप पढ़े हैं p²/2m, इस तरह से। तो जब मोमेंटम समान है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो एक बार आप काइनेटिक एनर्जी लाइट पार्टिकल के लिए और दूसरा जो है हैवी पार्टिकल के लिए, तो इस तरह से दोनों का रेशियो तो उल्टा ले लीजिए, मास ऑफ हैवी पार्टिकल अपॉन मास ऑफ लाइट पार्टिकल, ये रेसिप्रोकल कर दीजिए इस तरह से। तो अब देखिए ये मास ज्यादा है लाइट पार्टिकल से, तो रेशियो 1 से ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है लाइट पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी पार्टिकल, तो ये ग्रेटर देन बाई 1, एक से अधिक है, तो काइनेटिक एनर्जी लाइट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी पार्टिकल से अधिक होगा, हैवी पार्टिकल से अधिक होगा। तो इस तरह से आपको एक प्रश्न ये मिल गया, देखिए EL/ES। तो यदि दो पिंड, एक हल्का है जैसे हम बना रहे हैं, एक हल्का पिंड है और एक दूसरा भारी पिंड है, दोनों के संवेग बराबर है, ऐसे एग्जाम में आपको देखना चाहिए, जब ये पेपर मिलेगा तो ऐसे करिएगा, साइड में दिखिएगा नहीं, बस ऐसे हल्का पिंड, जब मोमेंटम, भारी पिंड मोमेंटम, अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। M1 M2 कर दीजिए, या इनका सिंबल जो है लाइट कर दीजिए, इनको हैवी कर दीजिए ऐसे। तो अगर ये रेशियो हैवी है तो एक से अधिक होगा, अर्थात लाइट पिंड की काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो ये पहला ऑप्शन सही जा रही है, यही आपको पहला ऑप्शन दे भी रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, टक्कर के बाद जब दो वस्तुएं परस्पर जुड़ जाती हैं तो यह टक्कर होती है। जैसे कि मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये कोई M1 है और M2 है। अब कोलिजन जैसे भी हो, चाहे एक रेस्ट में हो चाहे दोनों मूव कर रहे हो, लेकिन ये कह रहा है कि कोलिजन के बाद दोनों जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मूव कर रहा हो, ये रेस्ट में हो चाहे ये भी मूव कर रहा हो, दोनों कंडीशन ले सकते हैं। जैसे इसको चाहें तो आप रेस्ट में कर दीजिए, V2 = 0, और टक्कर के बाद दोनों ज्वाइंट हो गई एक साथ, टक्कर के बाद ज्वाइंट हो जा रहे हैं, M1 + M2, ये कंडीशन है कि टक्कर के बाद ये कोलिजन दिखा रहे हैं, इसके बाद हम ज्वाइंट कर रहे हैं, तो ज्वाइंट के बाद कोई एक कॉमन वेव होगा। तो कह रहा है कि इस तरह की घटना होती है। तो वैसे तो हम सब पढ़ाए हैं, देखे भी होंगे, आपको याद भी होगा कि जब टक्कर के बाद ज्वाइंट हो रहा है तो इसका मतलब कोई उनका उछाल नहीं आ रहा है, तो ई का मान क्या रखा गया था, 0, अगर आपको याद हो। तो इसको कहा गया था परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट कहा गया था, जिसमें टकराने के बाद वो वापस ना हो या बिल्कुल चिपक जाए या एक साथ ज्वाइंट हो जाए। तो क्या कहा जाएगा इसको कि पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट या E = 0
परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, ये है। पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट होगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या जारी है। आंशिक रूप से प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनइलास्टिक तो है, ये है अगर वो ज्वाइंट हो गया है एक साथ और आगे बढ़ रहा है तो इसको अप्रत्यास्थ में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन 3 में से ही बना रहा है, फिर लिख रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ लिखे तब तो परफेक्ट कर दीजिए इनइलास्टिक, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है, डी दे के कंफ्यूजन कर रहा है। तो इसमें दूसरे का सी दिया है, मान लिया जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए इसमें पूर्ण अप्रत्यास्थ दिया ही नहीं है ऑप्शन में, लेकिन अप्रत्यास्थ लिखा है, फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो फिर हम इसको अप्रत्यास्थ में ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है कि कोलिजन के बाद ज्वाइंट होके आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसे ये टकराया, अब दोनों गति कर सकते हैं, कोई एक कर सकता है, जैसे भी हो। कोलिजन के बाद ज्वाइंट हो गया, तो ज्वाइंट होने के बाद आगे बढ़ रहा है, तो इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। फाइनल सेपरेशन नहीं आ रहा है, इसलिए ई को हम 0 कह रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहा है तो आप ई लेस देन बाई 1 ले लीजिएगा, क्योंकि ये विकल्प है। अगर ये भी ना देता तब फिर हम नाम देश कहते हैं। पहला विकल्प परफेक्ट इनइलास्टिक कंबाइंड हो गया एक साथ, लेकिन कंबाइंड होके आगे बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये ऑप्शन अलाउ कर रहा है, तो ठीक है, ये भी सही है। क्योंकि हम लोग उसमें ये कहते हैं कि रिबाउंड नहीं हो रहा। देखिएगा जैसे एक बॉल रखा है, एक बॉल यहाँ से गिरा, ये टकराया, चिपक गया, तो इसकी रिबाउंड नहीं हो रहा है, इसकी कोई रिबाउंड वेलोसिटी नहीं है। अब यहाँ देखिए, जैसे एक बॉल है, ये टकराया, इससे चिपक गया, अब इसकी कोई रिबाउंड वेलोसिटी ना हो तो ये 0 हो जाता है। लेकिन ये भी है कि इसके टकराने के बाद अगर फ्री है, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो टकराने के बाद कोई वेलोसिटी दे रहा है जो पहले से कम होगा चिपकने के बाद, तो हम इसको अलाउ कर देंगे। तो ऑप्शन के आधार पर ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा, क्योंकि उसकी कोई चर्चा ही नहीं किया है। ये लेस देन बाई 1 ऑप्शन सी होगा और सही है। ये 0 होगा तब उसकी वैधता दे दीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। वो लेस देन बाई 1 और 0 तो 0 की वैधता दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी यदि निकाय पर किया गया कार्य, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखिए वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको बताया गया था। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में दो चीजें हैं, कोई भी, जैसे कि आप अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से लेना चाहते हैं, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए R2 माइनस R1 ले लीजिए, या फोर्स को mg और H2 माइनस H1 ले लीजिए, और ये कहिए कि H2 ज्यादा है H1 से, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इन सभी चीजों में जो डिस्कशन हो रहा है, ध्यान रखिए, जैसे विस्थापन का या इसको हो रहा है, तो इनको हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, ये इसको कांस्टेंट रख रहे हैं। डिस्कशन किस पर कर रहे हैं, जैसे R2 ग्रेटर देन बाई R1, तो यहाँ विस्थापन ही है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी डिस्कशन किसका हो रहा है, H2 ग्रेटर देन बाई H2, इसको भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं। कैसे, Fg इक्वल टू m इंटू जी को भी कांस्टेंट ले रहे हैं, अभी वेरिएशन नहीं दिखा रहे हैं, और मास को कांस्टेंट लेकर चल ही रहे हैं। इसका मतलब कि हम इसमें कंजर्वेटिव फोर्स की चर्चा करना चाहते हैं। अगर इसको वेरिएबल लेंगे तो ये टू फंक्शन डिपेंडेंट हो जाएगा, ये और ये दो दो पर।
तो आपको फिजिक्स में हमने बताया था कि आपका अपना जो सिलेबस है एज ए पर्टिकुलर एक वेरिएशन को लेकर चलता है। आज भी हम क्लास लिए हैं ऑफलाइन में, ये बात उठा था, तो आपको हमने रिपीट करके दिखाया भी था। पावर हम पढ़ा रहे थे आज आपको, तो यही पॉइंट उठा था और याद भी दिला रहे हैं। देखिए P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो वहाँ आया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी बाई डी टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा कि आपका सिलेबस यही है कि आप एक को फोर्स को कांस्टेंट लेके चलें, अन्यथा ये दो बाई पार्ट होगा, दो पार्ट में सॉल्व होगा। जैसे एफ डी एस बाई डी टी प्लस एस डी एफ बाई डी टी, ये तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। यही आप पावर पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, ट्रांसलेटरी मोशन एफ इंटू वी, ये चीज यहाँ पर भी अलाउ है। जब आप एफ को कांस्टेंट लेके चलेंगे, कंजर्व लेके चलेंगे, तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो अब इसमें क्या टिक किया है, तीसरे का बी। देखिए यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि असंरक्षित बल में जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सही है, लेकिन ऐसे में दो दो फंक्शन चर्चा करना होगा, क्या, एफ और विस्थापन, जबकि सिलेबस में क्या है, एक का ही है। ये बात अभी हमने उठाया कि हम दो को भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपना सिलेबस देखिए क्या है कि किसी एक पर ही हम लोग अध्ययन करते हैं, या तो इसको कंजर्व लेके, जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ब्लॉक को ऊपर ले जाते हैं तो गुरुत्व बल को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, एम जी। अब वैसे आप जानते हैं बहुत हाइट लिया जाए तो जी वेरिएबल है, तो उस हाइट तक आप अभी इसको पढ़ते ही नहीं है कि किसी पिंड को इतनी ऊंचाई तक हम उठाएं कार्य के लिए जहां पर जी का वेरिएशन हो। तो इन दोनों में अंतर आप केवल इतने ही लेते हैं, देखिए डेल्टा ई इक्वल टू एम जी एच अपान 1 प्लस एच बाई आर ई, ये है। लेकिन पढ़ते कितना है, एम जी एच पढ़ते हैं, रियल चेंजेस क्या है, ये है, ऐसे है। तो आप इसको कंजर्वेटिव पर ही टिक करिएगा, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि हम वो आंसर दें जो आपके लिए अलाउ है। आंसर दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है तो इसके कारण भी हो सकता है, इसके कारण भी हो सकता है, और दोनों के कारण भी हो सकता है। अगर ये चेंज कर देंगे तो असंरक्षित बल हो जाएगा, और सर असंरक्षित बल इसमें हुआ तो ऑप्शन फिर आंसर ज्यादा। रॉन्ग था ना ये हाँ आंसर? आंसर आप, हाँ हाँ, इसमें संरक्षित करना होगा, इसीलिए तो हम सॉल्व करा दे रहे हैं कि इसमें कोई मिस्टेक है तो हम डिस्कशन सहित बता दें कि क्या मिस्टेक है। तो इसमें दिया है तीसरे का आंसर, देख ले रहे हैं एक बार, कहीं हम देखने की गलती नहीं पड़े। तीसरे का बी दिया है, तो बी नहीं होना चाहिए, आपका आंसर सी होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है, और किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाए तो उसके स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। सब लोग पढ़े हैं, सब जानते हैं कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाए तो गतिज ऊर्जा में कमी है अगर उछल जा रहा है, और स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो यही प्रश्न है कि किसी सिस्टम की स्थिति ऊर्जा अगर वो बढ़ रही है तो उसमें बल संरक्षित है। एक और उदाहरण देके समझा दे रहे हैं, जैसे कि दो पिंड है, सिस्टम की बात कर रहा है तो हम दोनों ले लें, जैसे ये दोनों। अब इन दोनों को दूर करिए, R1 से कितनी दूरी पर, R2 दूरी पर कर दीजिए, R2 दूरी पर कर दीजिए, तो ये है। अब आपने दूरी बढ़ा दिया तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा दूरी बढ़ाने की वजह से, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो आप इसमें जी एम एम अपान 1/R1 माइनस 1/R2, इस तरह से आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कहा गया है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, देखिए दूर करेंगे तो कमी होगी, पास में लाएंगे तो आर कम है, वृद्धि होगी, क्योंकि आर यहाँ रेसिप्रोकल है। इस तरह से इस फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण के लिए, W इक्वल टू डेल्टा यू जी एम ई एम अपान आर, ऐसे। तो यहाँ परिवर्तन जो भी दिखाया जा रहा है तो उसमें हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स लेके चल रहे हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स सब लोग जानते हैं कि संरक्षित बल है, केंद्रीय बल का उदाहरण है
सेंट्रल फोर्स है कंजर्वेटिव होता है। तो कई उदाहरण है, आप वैद्युत का ले लीजिएगा, वैद्युत बल। तो जैसे दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 और दूसरा Q2, और इनको परस्पर पास लाया जाए या दूर ले जाया जाए। जैसे आप पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, और किए गए कार्य में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और जब आप सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2, अगर कोई चेंजेज है तो 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें भी जो आप वैद्युत बल कहते हैं वो भी संरक्षी बल है। तो आपके सिलेबस में जो भी है वो सब संरक्षी बल के ही उदाहरण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असंरक्षी का नहीं होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा, चाहे वो संरक्षी बल हो या असंरक्षी बल हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे कि रॉकेट का ले लीजिए, तो रॉकेट में असंरक्षी बल है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, और पोटेंशियल अगर देखा जाए सिस्टम का तो उसकी तो एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में वो हाइट पर जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, और स्पीड भी उसकी चेंज हो रही है। तो वो भी फॉलो करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन फोर्स असंरक्षी है, कंजर्वेटिव नहीं है। तो आपको केवल वही देना है जो संरक्षी बल का मैंने अभी बताया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा। आरंभ में एक स्थिर गोला कटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो कह रहा है कि दोनों टुकड़े, तो ये तो सबको मालूम है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, हम बताए हैं, उसी के बाद रिजल्ट दीजिएगा। अच्छा होता है कि जो टॉपिक है उसको आप देख लीजिए, फिर रिजल्ट देखिए कि क्या आ रहा है। तो ये रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ये एक्सप्लोजन के बाद अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है यहाँ पर। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, ये ब्रेक हो गया। मास m1 और m2, टोटल मास, मास तो कंजर्व ही रखेंगे, m1 प्लस m2, ये टोटल मास। टोटल द्रव्यमान ये है, लेकिन मोमेंटम आपको पढ़ाया गया है क्या कि विस्फोट से पहले, एक्सप्लोजन से पहले का मोमेंटम और विस्फोट के बाद का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे में तो पहले तो 0 है क्योंकि कोई मोशन नहीं है, और बाद में देखिए m1v1 इक्वल टू माइनस m2v2। तो दोनों का सम अगर 0 है तो एक का देखेंगे तो दूसरे को ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस आना ही आना है। m2v2 पे देखेंगे तो इधर माइनस कर दीजिए, माइनस आना ही आना है। अर्थात विस्फोट के बाद दोनों विपरीत दिशाओं में चलेंगे। तो ये इसका रिजल्ट है कि आफ्टर एक्सप्लोजन मूव्स अपोजिट डायरेक्शन। और समान द्रव्यमान कहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी आप इक्वल दे सकते हैं, क्योंकि अगर मासेज इक्वल हो गए, मासेज अगर इक्वल हो गए तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ऐसे। तो इसमें कोई ऑप्शन पढ़िए, देखिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा है। चौथे में विभिन्न वेग से विभिन्न दिशाओं में चलेंगे और समान वेग से विपरीत दिशाओं में चलेंगे, समान वेग से समान दिशाओं में। तो अब ये देखिए, इसमें जो रूल है, चूंकि ये कह रहा है कि फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित हो जा रहे हैं, तो जब द्रव्यमान समान कर देंगे तो वेग समान हो जाएगा, दिशा विपरीत हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा है? हालांकि व्यवहार में ऐसे नहीं है, विस्फोट में कभी टुकड़े बराबर नहीं होते हैं जल्द। एक सामान्यतः विस्फोट का मतलब ही होता है अनियमित कार्य। तो इसको बढ़िया से रख कर काटा पीटा नहीं गया है कि बराबर बराबर टूटेगा, तो ये प्रश्न व्यवहारिक नहीं बना है। इसको हम लॉजिकल कह सकते हैं कि उनके द्रव्यमान समान और वेग जो है क्या है, बराबर, और दिशा विपरीत है। तो जो कहा है उसके हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा सी। इसमें क्या जारी किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 4 का बी जारी किए हैं, विभिन्न वेग से विभिन्न दिशाओं में चलेंगे।
तो ये सही हो जाता है कब, जब ये कहते हैं कि फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़े ये ना हो, तो आपका बी सही हो जाता है। क्योंकि कभी भी विस्फोट होगा तो टुकड़ों का द्रव्यमान समान नहीं होता है, ठीक है ना। वो प्रायः रैंडम है ना, एक्सप्लोजन कोई नियमित नहीं है, इसको अव्यवस्थित कार्य करते हैं। लेकिन जो कहा जाएगा वही आंसर, अर्थात इसका आंसर सी जारी करिएगा, बी नहीं, जबकि आंसर बी दिया है। तो लिखिए इसमें सी, इसमें होगा सी। नोट कर लीजिए। विस्फोट के बाद द्रव्यमान चूंकि समान है, अतः उनके वेग बराबर, और किस नियम का पालन, संवेग संरक्षण के नियम का। अब चलिए देखिए पांचवा, 5। का रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम के तर्क संगत निष्कर्ष है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, चलिए आप लोग भी बोलते रहे, बताइए जरा। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम के तर्क संगत सेकेंड नियम, निष्कर्ष है। हाँ, सेकेंड लॉ। सेकेंड से प्राप्त हो। हाँ, क्योंकि सेकेंड लॉ रियल लॉ है, उसी से ये प्राप्त हुआ है। आप ये बताइएगा कि सेकेंड लॉ इज रियल लॉ, और उसी से तर्क संगत ये दिया गया है। क्योंकि क्या करते हैं उसमें, नेट फोर्स जीरो करते हैं। देखिए नेट फोर्स को जब आप जीरो करते हैं तो उसमें F12 प्लस F21, ये तो नेट फोर्स किस में बताया गया है, सेकेंड लॉ में ही बताया गया है। तो सिस्टम में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसको जीरो जीरो करने के बाद ही वो आपका तर्क संगत थर्ड लॉ का वो रिजल्ट आ जाता है। और इसमें ये भी आप कहते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया के परिमाण बराबर और दिशा विपरीत है। नेट फोर्स जीरो, जैसे जीरो आप कहते हैं वहाँ मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। लेकिन प्रश्न को घुमा के पूछा है, ध्यान रखिएगा। अगर ये कहा जाए कि न्यूटन का कौन सा नियम संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो क्या आंसर होगा। न्यूटन का कौन सा नियम संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। तृतीय नियम। तृतीय नियम, तो आंसर आ जाएगा तृतीय नियम, थर्ड लॉ आ जाएगा। बिल्कुल सही है। थर्ड लॉ में जो है लीनियर मोमेंटम को कंजर्व लिया गया। तो ठीक है, तो इसका आंसर इसमें कौन सा क्वेश्चन था, पांचवे का बी। ठीक है, पांचवे का बी, इसमें क्या जा रही है, पांचवे का बी है, ठीक है। छठवा तो पढ़ने लायक नहीं है, सीधे ही है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। आज ही हम एक करा के आए भी हैं, 1 किलोवाट आवर। तो आया था शायद 3.6 इंटू 10⁶ सॉल्व कराया गया था। जिन्हें अगर देखना हो तो सॉल्व करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे कि किलोवाट को वाट में बदल दीजिए, 3 हो गया, आवर को 3600 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये वाट इंटू सेकेंड आपका जो आंसर आ जाएगा जूल में आ जाएगा, जूल। अब 3 यहाँ से 3 3 6, तो ये होता है। तो अब इसमें ऑप्शन जो है, इसमें 5 पावर से बनाया है, तो आप इसको 36 कर लीजिए, 10⁵। तो इसका 6 का पहला आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखने की कोई बात ही नहीं है, अगर वो नहीं दिया तो गलत दिया है, और 6 का यही दिया भी होगा, इसको तो गलत नहीं करेगा। 6 का ए, ठीक है। 7 का, क्वेश्चन नंबर 7, तो कह रहा है कि किसी पिंड के संवेग में 50% की वृद्धि करनी जाए। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे थे।
जैसे कि इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए P है और फाइनल मोमेंटम देखिए तो P प्लस कह रहा है कि P का 50% इंक्रीज कर दीजिए, P का 50% इंक्रीज कर दीजिए। तो आप P कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस 1/2 अर्थात फाइनल आएगा 3/2 इंटू P। ये फाइनल आ गया, इनिशियल आपका P है ये। तो अब आप पढ़े हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध। तो E प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, मास को कांस्टेंट रखिए, या पूरा लिखना होगा तो ये आप पढ़े हैं इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। ये आपको रीड कराया गया है काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो हम E के पूरा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऐसे, इसको हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। तो E2 बाई E1 इक्वल टू, अब उसका स्क्वायर कर लीजिए तो P2, तो यहाँ पर 9/4 P स्क्वायर बाई, पहले आप उसको कितना लिए हैं P स्क्वायर, E2 बाई E1 9/4। तो इस तरह से आपने लिया है। तो उस दिन हमने बताया था, देखें आज आप लोग सही बताते हैं कि कंफ्यूजन दूर हुआ कि हमने इसमें दो चीज याद कर लिए थे। एक तो याद करिए प्रतिशत त्रुटि बता दिए थे, परसेंटेज एरर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और जबकि वृद्धि कितने प्रतिशत है वो अलग होता है। जब भी परसेंटेज एरर का आएगा तो देखिए ये डेल्टा ई अपान E1 या इनिशियल जो भी हो इनटू 100%, इस तरह ज्ञात करेंगे तो इसको प्रतिशत त्रुटि कहा जाएगा, परसेंटेज एरर कहा जाएगा। और डायरेक्ट आप 100% से लेकर ज्ञात करेंगे तो वो प्रतिशत कहा जाएगा, मतलब 100 का इंटू करके ज्ञात करेंगे तो। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। आपसे जो पूछा है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी कितने प्रतिशत, तो क्या करें? 100%। 100% कैसे आ जाएगा, क्या करें 100% 125%। आ जाए? हाँ बिल्कुल सही, 100 से अगर गुणा करेंगे तो ये 25 आ गया, और E2 बाई E1, तो E2 इक्वल टू E1 का 25 वाट, 100 तो ये कितना आ गया, या उससे चेंजेस निकाल 225। लीजिए। नहीं नहीं, इसका एक चेंजेस भी चाहिए ना। तो 9/4, 9/4 तो डेल ई बाई ई कितना आएगा, डेल ई बाई ई 225 में 100 तो पहला ही है ना, तो चेंज कर लीजिए। जैसे कि फाइनल अगर आपको 225 आया है तो 50% दिया था, मतलब इनिशियल 100 है, तो चेंजेस कितना आया। अगर डायरेक्ट याद करना है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, फिर भी माइनस कर दीजिएगा। जैसे 100 का गुणा करिए तो E2 कितना आ गया, 225 आएगा ना, 225। लेकिन वो पूछा है कि वृद्धि कितना हुआ है, तो वृद्धि मतलब होता है कि कितना बढ़ा है, तो डेल्टा ई, तो E2 माइनस E1। तो आप 50% तो इनिशियल आप 100, ठीक है, 65 का मतलब होता है 100 में आप ज्ञात कर रहे हैं, तो 225 माइनस 100 या 125, नहीं तो यहीं पर कर लीजिएगा जो अभी हम करने जा रहे थे। वृद्धि पूछ रहा है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, फाइनल नहीं, फाइनल कितना प्रतिशत है तो डायरेक्ट ये 225% है फाइनल, और कितना वृद्धि हुआ तो डायरेक्ट इनका अंतर कर लीजिएगा यहीं पर। जैसे कितना बढ़ा है तो दोनों का अंतर कर लीजिए, तो इसमें अंतर करिए कितना आएगा, तो 9 में से 4 घटा दीजिए, यहाँ डेल्टा लगा दीजिए, तो ये 9 में से 4 घटाइए कितना आ जाएगा, 5/4 गुणे 100, तो 25 5 से 125%। तो इसका आंसर 125% आएगा, क्योंकि वृद्धि पूछा है। 3 क्वेश्चन है देखिए, तो 2 तरह से पूछता है कि फाइनल फाइनल कितना प्रतिशत होगा और कितना वृद्धि होगा,
तो वो चीजें आपको ध्यान देना होगा। To view the entire course video, join the JRS Academy app and get live videos and recorded lectures, notebooks, series, and many more. Take pride in your preparation. Please like and subscribe and press the bell icon for the next video.